कुछ कहेंगे, देर किस के तरह लिए से यहाँ क्या पर रोकना चाहूंगी, कुछ देर के लिए रोकना चाहूंगी। महा एग्जिट पोल यहाँ पर सामने आ गया है। सबसे पहले दर्शकों को ये महा एग्जिट पोल हम बताएंगे। और देखिए, राजस्थान का महा एग्जिट पोल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जिसका इंतजार हो रहा था। देखिए, तो आप देखिए, महा एग्जिट पोल सामने आ चुका है। अलग अलग सर्वे एजेंसियों की ओर से जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, जो अनुमान जताए जा रहे हैं, जो संभावना जताई जा रही है, वो ग्राफिक्स के जरिए जी राजस्थान आपको दिखा रहा है। राजस्थान की 199 सीटों पर जो आपको सबसे पहले हम एक्सिस माई इंडिया का पोल दिखाने जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 87 से 105, कांग्रेस 127 से 135, यानी कि एक्सिस माई इंडिया कह रहा है कि हो सकता है कांग्रेस की सरकार बन जाए। हालांकि यहां पर अदर्स को थोड़ी सी कम सीटें दी गई है बाकी सर्वे के मुकाबले। अगर हम बाकी के और एजेंसियों की बात करें तो आप देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बार बार जी राजस्थान दिखा रहा है। भरतपुर चलते हैं, सीधे मेरे सहयोगी देवेंद्र का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, भरतपुर की अगर हम हॉट सीटों की बात करें, सवाई माधोपुर है, नदबई है और कामा है, क्या लगता है इन तीनों सीटों पर किसका पलड़ा भारी और किसका पलड़ा हल्का? चलिए, तो ऐसे में फिलहाल जो है संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा देवेंद्र से, और ऐसे में हमारे सहयोगी विष्णु भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विष्णु, यही सवाल का जवाब आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह का समीकरण जो है भरतपुर में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, जैसा मेरे सहयोगी ने कहा कि भरतपुर में भी जो बागी या निर्दलीय है या दूसरे जो पार्टियां हैं, वो जो प्रत्याशी हैं वो काफ़ी दमदार है। तो ऐसे में पूरा पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है भरतपुर। तो भरतपुर में मंत्री हैं लगातार ज़्यादा। मेरे सहयोगी ने बताया था कि बात की जाए तो सुभाष गर्ग, विश्वेंद्र सिंह से लेकर तमाम जो मंत्री हैं वो इस पूरे इलाके से आ रहे हैं। भरोसेलाल जाटव हैं, तो भजनलाल जाटव है, माफ़ कीजिए, भजनलाल जाटव है, तमाम जो मंत्री हैं वो उस इलाके से आते हैं। तो ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी, यानी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी कम दिखाई देती है, लेकिन जो स्थानीय मंत्री या जो विधायक है उनकी एंटी इनकम्बेंसी है वो दिखाई देती है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो कांग्रेस को हो सकता है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वीकार कर चुके थे कि सरकार की एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई देती, लेकिन जो स्थानीय विधायक या प्रत्याशी हैं उनकी एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। और इसको लेकर कई बार टिकट बदलने की बात भी हुई थी, लेकिन वापस ज़्यादातर टिकट रिपीट किए गए, तो इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। और वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो बीजेपी में भी कई जगह जो टिकट है वो रिपीट किए गए, कई नए प्रत्याशी लाए गए, पैराशूट प्रत्याशी थे, वो कामयाबी भी यहाँ पर दिखाई दे सकता है, क्योंकि लगातार दोनों ही पार्टियों में इनको लेकर स्थानीय स्तर पर आक्रोश दिखाई दिया था। और जो निर्दलीय हैं वो मैदान में सामने आए थे, और कुछ लोग जो पार्टी छोड़कर दूसरी जो पार्टियां थर्ड फ्रंट है वहाँ उनकी जो चाहे बसपा हो और चाहे आरएलपी हो, उनको जाकर ज्वाइन किया था। तो वो जो समीकरण बैठे थे वो भी कहीं ना कहीं नुकसानदेह, दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो इस तरह के समीकरण भी कहीं ना कहीं पार्टियों के लिए नुकसानदेह होते हैं। विरोध देखने को मिलता है, बागी तेवर देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ एंटी इनकम्बेंसी को लेकर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल रुक कर लेते हैं कोटा का, जहां से हमारे सहयोगी केके हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केके, अब जो है महा एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ रहे हैं, जिसके चलते बीजेपी कहीं ना कहीं बढ़त बनाती हुई दिख रही है। कोटा में क्या कुछ माहौल है? हाँ बिल्कुल, एग्जिट पोल के नतीजे पूरी तरीके से क्लियर है। जिस तरीके से महा एग्जिट पोल देखा, बीजेपी को बढ़त जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी की जो नेता है उनके अंदर भी और कार्यकर्ताओं के अंदर भी कहीं ना कहीं खुशी की लहर है। हालांकि अधिकृत पुष्टि 3 तारीख को काउंटिंग के बाद होगी, लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे आए तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये राहत भरे हैं और खुशी देने वाले हैं। कोटा की 6 सीटों की अगर बात की जाए तो कोटा में 3 सीटें बीजेपी के पास में रही है। ऐसे में हारुति गढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि बीजेपी की जो स्थिति है वो पहले से बेहतर होगी, क्योंकि इससे पिछले अगर चुनावों की बात की जाए तो वहां पर 6 सीटें पूरी बीजेपी के पास थी। यानी कि कोटा की जो सीटों का नतीजा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का बढ़त मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। 17 सीटों और देखिए, अगर कोटा की बात करते हैं केके, तो यहाँ पर एक सवाल और अहम हो जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के 2 चेहरे भी कोटा से ही सामने आ रहे हैं, हड़ौती अंचल से ही सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि एक वसुंधरा राजे सिंधिया जो वो भी अरबी संभाग से आती है, साथ ही जिस तरीके से खबरें सामने आई थी कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर भी बीजेपी जो है उन्हें भी उस पर भी मोहर लगा सकती, उनके नाम पर भी सीएम के लिए मोहर लग सकती है। तो दोनों अगर जो नेता हैं वो हरदोई संभाग से आते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं सीएम का जो चेहरा है, माना जा रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार आती है
तो कहीं ना कहीं हाड़ौती से सीएम का चेहरा देखने को मिल सकता है। इससे पहले भी 2 बार जो मुख्यमंत्री बीजेपी की रही हाड़ौती संभाग से आती है, वसुंधरा राजे सिंधिया जो ठीक है, आपके पास लौट कर आएंगे। मेरे सहयोगी भरतपुर से देवेंद्र जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, मैं हॉट सीटों के बारे में आपसे बात कर रहा था। अगर भरतपुर के हॉट सीटें देखें, नदबई, सवाई माधोपुर और कामा, इन तीनों सीटों पर किस तरह का सियासी गणित और समीकरण आपको नजर आता है? क्योंकि यहां पर जो लोग खड़े हैं वो केवल अपने पार्टी के बड़े चेहरे नहीं है, बल्कि वो प्रतिष्ठा है अपनी अपनी पार्टी की। अपनी प्रतिष्ठाएं, अपनी इज्जत बचा पाएंगी ये पार्टियां या नहीं इन तीनों सीटों पर? जी हार्दिक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि लगातार भरतपुर संभाग के अंदर कुछ सीटें ऐसी हैं जहां दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में डी कुमेर यहां से विश्वेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे। भरतपुर शहर से सुभाष गर्ग मैदान में है, वैर से भजनलाल जाटव है और कामा से जायदा खान है। कामा से जायदा खान के सामने नौचम चौधरी है बीजेपी से। वहीं जो बागी है कांग्रेस के मुख्तार, सीए मुख्तार अहमद, वो लगातार कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करी की है उन्होंने चुनाव के दौरान। और अगर ये चीजें रहती हैं, अगर जिस तरीके से वोट ऑफ परसेंटेज रहा है और जिस तरीके से वोट के दौरान जिस तरीके से लोगों से बातचीत हुई और उनका जिस तरह कहना था, उससे लगता है कि जो कुछ सीटें हैं ऐसी हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला है। सवाई माधोपुर की आप जो बात कर रहे हैं, तो सवाई माधोपुर के अंदर भी डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जो बड़े बीजेपी के नेता हैं, बड़े दिग्गज नेता, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है, क्योंकि वहां आशा मीणा ने उनका गणित बिगाड़ा है और वो कितना, अगर गणित को सही करने में कितने कामयाब रहते हैं, तो निश्चित रूप से भरतपुर संभाग के अंदर बीजेपी की कई ऐसी सीटें जहां बढ़त है, लेकिन कांग्रेस भी कुछ सीटों पर फंसी हुई है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कुछ सीटें सीधे मुकाबले में, डी कुमेर की बात करें, देवेंद्र, आपके पास लौट कर आऊंगा। मेरे साथ मिथिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मिथिलेश जी, आपके पास भी हम लौट कर आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों की ही ओर से जो प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। निमिषा जी, पिछली बार मैंने आपसे पूछा था और आप अपनी बात रख रही थी, मैंने आपको माफी के साथ रोका था। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस, कई बार भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से अपनी सीटों से हाथ धो बैठती है। आप कांग्रेस को दहाई से इकाई में समेटने की बात कर रही हैं, क्या यह बात लॉजिकल है? क्या यह बात रियलिटी से मैच करती है? आपको लगता है कि इसमें कोई लॉजिक है? लॉजिकल तब हो जाती है जब कांग्रेस कई राज्यों के अंदर जमानत जब्त करवा के आती है, चाहे पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, और रही भारतीय जनता पार्टी की, तो कुछ प्रतिशत वोटों से हम पीछे रह गए, चाहे हिमाचल की बात करें, कर्नाटक की बात करें, और राजस्थान के अंदर भी 2018 में 5% मात्र बढ़त के कारण से कांग्रेस सत्ता में थी और ये 100 के जो आंकड़े को भी लांग नहीं पाई थी। तो ये सिर्फ बढ़त थी। और हार किसे कहते हैं? वहां जमानत जब्त हो जाना इनकी, जहां पर इनकी सरकार रही है। और उत्तर प्रदेश में तो इनकी जो हालत थी, अब इनके पास नेता प्रतिपक्ष छोड़िए, वहां पर कैंडिडेट नहीं है। तो इसलिए मैं कह रही हूं, जिस कांग्रेस की कोई नीति नहीं है और जिस कांग्रेस की नीयत स्पष्ट नहीं है, जहां कांग्रेस के अंदर एक परिवार की राजनीति से नहीं उभर पा रहे हैं, और यहाँ जिस कांग्रेस के अंदर राजस्थान में जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे तो घंटों मुख्यमंत्री आवास में उनको इंतजार करना पड़ा था, तो वो उस कांग्रेस के अंदर क्या तो केंद्रीय स्तर पर और क्या प्रदेश स्तर पर, उसी आधार पे मैंने आपको कहा था कि ये तेजी से कांग्रेस अपनी निम्नता पर जा रही है, चाहे वो अपने शब्दों में हो, चाहे वो अपने कार्यों पर हो, और चाहे अपने किसी भी तरह की इनकी नीयत पर हो। आप देखिए, कांग्रेस को राजस्थान में एक डिजाइन बॉक्स उतारना पड़ा, जिसने पहले 2030 का विजन दिया जो फेल हो गया, उसके बाद डिजाइन बॉक्स से निकली गारंटियां। गारंटी वर्तमान की नहीं होती, भविष्य की होती है, और भविष्य की गारंटी का बेस होता है वर्तमान, जो कि वर्तमान आपका कुछ महीनों पहले ही जगा था। आप कुछ महीनों पहले लेकर आए गैस सिलेंडर, आप कुछ महीनों पहले लेकर आए बिजली का बिल। निमिषा जी, एक छोटा सा सवाल पूछूंगी, एक छोटा सा सवाल एक शब्द में बताइएगा, कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस? ये कॉन्फिडेंस राजस्थान की जनता का दिया हुआ है। तो फिर ये कॉन्फिडेंस हिमाचल प्रदेश में कहां चला गया था और कर्नाटक में कहां चला गया था? अभिनंदन करती हूं कि इस रिकॉर्ड को आपने तोड़ा है। कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करते हैं, वही निवेदन कर रही हूं, कुछ प्रतिशत वोटों से सरकार में आते हैं ये कुछ प्रतिशत, और उत्तर प्रदेश और पंजाब में इनकी जमानतें जब्त हो जाती हैं। तो आधार वही है कि आप किस स्तर पर आते हैं। यहां पर आप देखिएगा, राजस्थान के अंदर इनके बड़े बड़े मंत्री, जिनके पास बड़े बड़े विभाग थे, और विभागों में भ्रष्टाचार के आधार पर राजस्थान की जनता उनको नकारेगी, उसका आधार यही है कि उनके क्षेत्र के अंदर वोटिंग परसेंटेज। निमिषा जी, आपकी इसी बात को लेकर एक आंकड़े के साथ में पौरुष जी के पास जाता हूं। मंत्रियों को, कांग्रेस के मंत्रियों को और विधायकों को नकारेगी जनता, ये बात निमिषा जी कह रही है। पौरुष जी, निमिषा जी की बात आपने सुनी, एक आंकड़ा है, इस बार
कांग्रेस के विधायकों को जिन्हें फिर से उतारा गया मैदान में, 55% ऐसी सीटें थी जहां पर मतदान प्रतिशत घट गया, लेकिन बीजेपी के विधायकों की केवल 33% सीटों पर ही मतदान प्रतिशत घटा है। क्या इसका मतलब यह है कि जो नारे लगते हैं गहलोत तुझसे बैर नहीं, तेरे विधायकों की खैर नहीं, ये नारा बिल्कुल सही है? क्या आपके विधायकों के प्रति, आपके मंत्रियों के प्रति नाराजगी है? मैं ये 55% और 33% के जो आंकड़े हैं उसके साथ आपसे बात कर रहा हूं, निमिषा जी की बात नहीं दोहरा रहा। देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा आपसे कि जो मतदान प्रतिशत जो घटता है वो जनता का ये समर्थन के रूप में देखा जाता है। आप भी मानेंगे, निमिषा जी भी इस बात को मानेंगे। यदि मतदान प्रतिशत पिछली की तुलना की बजाय अगर बढ़ता उनके क्षेत्रों में तो निश्चित तौर पे एक चिंता का विषय था। और मैं मेरी बहन निमिषा जी के लिए कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से काल्पनिक बातें कर रही है, मुझे लगता है कि इनको एक अच्छा, इनको किसी फिल्म के अंदर स्क्रिप्ट राइटर होना चाहिए था, डायलॉग राइटर होना चाहिए था। बहुत अच्छे डायलॉग देती हैं, परंतु यथार्थ से यदि बात करेंगे तो इनके खुद के पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, अरे सुनिए आप सुनिए निमिषा जी, सुनिए, अरे निमिषा जी सुनिए, निमिषा जी आप लोग, आपका अभी थोड़ी देर पहले आप हमारे नृत्य करने की बात कर रहे थे, आप फिल्मों की बात कर रहे हैं। दोनों बोलिएगा, दोनों को समय मिलेगा। निमिषा जी आप बीच में मत बोलिए और पौरुष जी आप निजी हमले मत कीजिए। निमिषा जी को क्या होना चाहिए प्रोफेशनली, आप उन्हें मत बताइए, आप अपनी बात रखिए। निमिषा जी प्लीज, निमिषा जी प्लीज बोलने दीजिए। निमिषा जी, पौरुष जी को प्लीज बोलने दीजिए। निमिषा जी आपने अपनी बात रखी है, पौरुष जी को भी अपनी बात रखनी दीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। शांति बना के रखिए। ठीक है पौरुष जी, आप अपनी बात रखिए। पौरुष जी बोलिए। घर बैठ के फिल्में देखिए। मैं इस बात और चलिए आप दोनों को रोकना चाहूंगी और इस